अब बताते हैं आपको नाम में क्या रखा है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं ना हमारे साथ में, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई कहे कि भाई, वो कहते हैं ना, हम तो बातचीत में कहते हैं ना, क्या तमाशा लगा रखा है, ये क्या नौटंकी चल रही है। अगर कोई आपको कहे कि ये है फलाना जी, ये तमाशा करते हैं, नौटंकी करते हैं, यार इनको पैसे उधार दे दीजिए, ठीक है ना, आप देंगे क्या? कौन कौन देगा मुझे बताइए। हालांकि इसमें कुछ लोग तो ऐसे जो देने के नाम में कुछ भी हो देते ही नहीं है, ऐसे भी है, मैं जानता हूँ एक दो लोगों को जिनको किसी को कुछ भी नहीं देना होता है, लेकिन फिर भी तो देने के लिए कोई तैयार नहीं है, स्पेशली जब ऐसे नाम हो। ऐसे नाम वालों को पैसे मिले हैं और मिलने के बाद क्या हश्र होता है वो जरा देखिए। जी बग्गा साहब, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं समझ गया अनिल जी, आपका इशारा समझ गया। तो बस इसी की पूरी इंफॉर्मेशन रिसर्च बेहद इंटरेस्टिंग कि नाम में क्या रखा है। वरुण दुबे हमारे साथ हैं तैयार। आइए, वरुण दे रहे हैं आपको कुछ बेहद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, जो आपने कहा कि नाम में क्या रखा है, तो यहाँ नाम जो है वही सब कुछ है और नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है। और नाम में है नौटंकी और तमाशा। कंपनी का नाम है द ग्रेट इंडियन तमाशा कंपनी और द ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी। और इस नौटंकी में बेसिकली कुछ किरदार जो है उसमें तो एक कंपनी है, साथ ही साथ 3 बैंक है जो कि अहम भूमिका निभा रहे हैं। और ये कंटेक्स्ट आया कहां से, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल 1-2 दिन पहले आईडीबीआई बैंक ने एक एड निकाला कि हम द ग्रेट इंडियन तमाशा कंपनी का करीब करीब 107 एकड़ के आसपास की जो जमीन है उसको बेचने वाले हैं। ये कर्नाटका में जमीन है। हालांकि इसका रिजर्व प्राइस जो है वो केवल 11.5 करोड़ के आसपास का है। और बैंक को ये नौबत क्यों आई बेचने की, ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि इन बैंक्स ने, या फिर 3 बैंक्स ऐसे थे जिन्होंने ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी को 150 करोड़ के आसपास का कर्ज दिया था। अब वो 3 बैंक्स कौन से थे? उसमें आईडीबीआई बैंक था, 93 करोड़ का कर्ज दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 49 करोड़ और एचडीएफसी बैंक ने 6.25 करोड़ के आसपास का कर्ज जो है इन कंपनियों को दिया था। अब ये कंपनी जो है ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी, इसकी गारंटी दी थी ग्रेट इंडियन तमाशा कंपनी ने, साथ ही साथ विजक्राफ्ट इंटरनेशनल ने और एसजी इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलेंगे ये कौन है, तो ये सब ग्रुप कंपनीज ही है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो द ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी जो है 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और विजक्राफ्ट की ये दरअसल सब्सिडरी है। इसके बाद ग्रेट इंडियन तमाशा कंपनी का कहीं ना कहीं गठन हुआ। और ये सब कंपनी करती ये थी बेसिकली कि एक दूसरे को एसेट्स बेचती थी और एक दूसरे के एसेट्स के कहीं ना कहीं गारंटी देती थी। और इसी में ये बैंक जो है वो फंस गए। दरअसल ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी ने इन बैंक से कर्ज लिया और उसके बाद कर्ज का भुगतान करना भूल गए। 2009 से ये कर्ज ले रहे थे और 2014 से ही दरअसल इन्होंने कर्ज का भुगतान जो है वो करना बंद कर दिया था। उसके बाद इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया था। 2021 में एनसीएलटी में कहीं ना कहीं इन कंपनी को लेके जाया गया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार बैंक जो है इन कंपनियों के एसेट्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये कर्नाटका में जो 107 एकड़ का एसेट है उसको तो 11 करोड़ के आसपास में बेचने के लिए रिजर्व प्राइस रखा है। इसमें आएगा कितना, 20, 30, 50 करोड़ के आसपास। लेकिन 150 करोड़ के आसपास का जो लेनदारी है वो इन बैंक्स को करना है। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है, इनकी एक और जमीन है हरियाणा में बेसिकली। और ये हरियाणा में इन्होंने हरियाणा सरकार से लीज पे ली थी और उस पे भी बैंक्स ने लोन दे दिया। और लीज खत्म होने के पहले हरियाणा सरकार ने लीज वापस ले ली। तो अब ये बैंक्स बेचेंगे क्या, ये भी एक बहुत बड़ा मामला जो है वो अब अटक चुका है। तो ये नौटंकी और तमाशा कंपनी जो थी, इन्होंने बेसिकली इन बैंक्स के तमाशा बना दिया है और बैंक्स अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। देखते हैं कब तक पैसा वापस आएगा। तो लेकिन लोग कहते हैं ना कि कर्ज देने के पहले अगर नाम ही ठीक ठाक तरीके से देख लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। हालांकि वैसे देखा जाए तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो आप बैंक को दे सकते हैं कि विजक्राफ्ट और उनकी जो ग्रुप कंपनी उनका काम तो यही है, इवेंट मैनेजमेंट करना, तमाशा करना, नौटंकी करना, वो तो है ही है। लेकिन वही है कि जब आप पैसे ना लौटा पाए और जब ऐसा हो जाए तो फिर नाम का मखौल उड़ाया जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई मतलब आंख से अंधेर नाम नैन सुख वैसा हाल है कि भाई दिख नहीं रहा लेकिन नाम नैन सुख रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे। तो वो हाइंडसाइट में पता चलता है कि शायद ग्रेट इंडियन तमाशा कंपनी या ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी को आपने कैसे लोन दे दिया। लेकिन अल्टीमेटली जब नाम ऐसा और काम ऐसा हो जाए तो फिर लोग सवाल भी उठाते हैं और मजाक भी करते हैं। जी सर, बग्गा साहब, विशेष टिप्पणी आपकी। अनिल जी बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, प्रमोटर तो लंदन बैठे हुए हैं तो पैसा तो लौट के आने नहीं वाला है जी। और यही होता है कि जब बैंक्स, हमें यही सिखाया जाता था कि कोलैटरल मत देखिए, कैश फ्लो देखिए, कैपेसिटी देखिए और कैरेक्टर देखिए आदमी का पैसे देने के वक्त।
और यही है कि कैश फ्लो बेसिस पे ही ये हुआ होगा, क्योंकि कोलैटरल तो कुछ दिख नहीं रहा, जो ये हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है पब्लिक डोमेन में, पता नहीं क्यों बैंक्स ने दिया। हो सकता है कि क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा मेला लगाते थे ये एक 7 एकड़ की जमीन पे किंगडम ऑफ ड्रीम्स करके, तो मेरे ख्याल से उसके कैश फ्लो के बेसिस पे दिया होगा ये लोन, और फिर कोविड के चलते बंद हो गया सब कुछ। तो मे बी दैट इज वन एक्सप्लेनेशन, कह नहीं सकते, बट यही है कि सिर्फ कोलैटरल पे भी आप लोन नहीं दे सकते जब तक कैश फ्लोज ना हो। और ये हम सिनेरियो फोरकास्ट जरूर करते थे बैंक में कि क्या गड़बड़ हो सकती है, कोई कीमैन रिस्क है, कोई ऐसा रिस्क है। और 2020 के बाद तो पैंडेमिक रिस्क आ गया, जो 100 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था स्पेनिश फ्लू के बाद। अभी हर चीज में कोविड रिस्क भी देखना पड़ता है कि अगर बंद ही हो गया सब कुछ, हाई कांटेक्ट इंडस्ट्री में आप, और अगर नहीं आ पाए वहां पे पर्यटक, तो आपका क्या होगा। इंटरेस्टिंग। लेकिन सर आपने ना एक सेंटेंस बोला जो मैं चाहता हूं कि मेरे जो दर्शक हैं वो अच्छे से समझ के फिर से याद करें। और उस सेंटेंस में बग्गा साहब ने बहुत काम की बात बोली है, जो बग्गा साहब का पूरा अनुभव है, इतने सालों का उसमें निचोड़ है। जो सेंटेंस बोला है ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ कोलेटरल मत देखिए। कोलेटरल का मतलब होता है कि अगर आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक आपसे उसके बदले में सिक्योरिटी देता है। वो सिक्योरिटी कोई जमीन की हो सकती है, कोई शेयर की हो सकती है, कोई और संपत्ति हो सकती है। तो बैंक को ये नहीं देखना है कि जो लोन लेने वाला आदमी है वो आपको कर्ज कोलेटरल के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर क्या दे रहा है। देखना यह है एक कैश फ्लो, जिस काम के लिए वो, जिस बिजनेस के लिए वो पैसे उधार ले रहा है, उसके कैश फ्लो, यानी कि उससे कमाइयां लगातार होती दिखेगी या नहीं दिखेगी। और दूसरा इंटेंशन, क्या बोला, कैरेक्टर। सर दो ही चीजें बोली ना आपने, कैश फ्लो एंड कैरेक्टर आर मोर इंपोर्टेंट देन कोलेटरल। करेक्ट। इसको जरा एक बार दर्शकों को और ध्यान से समझाइए सर। जी बिल्कुल अनिल जी, देखिए क्रेडिट के हम कहते थे 3 C's बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कोलैटरल होना चाहिए, कुछ सिक्योर्ड आप रखिए। दूसरा कैश फ्लो निकलना चाहिए प्रोजेक्ट से, और एग्जिस्टिंग कैश फ्लो होना चाहिए। वो डेट बर्डन रेशियो हम लोग देखते थे कि भाई वो सर्विस कर पाए, ये ना हो कि इंटरेस्ट ही इतना हो जाए कि उसके पास कुछ बचे ही ना खाने को प्रमोटर को। तो वो डेट बर्डन रेशियो जरूर देखते थे, तो कैश फ्लो जरूर देखी जाती थी। और थर्ड है कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमारे एक थे बहुत दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि कारों के बिल नहीं देते थे, होटलों में पार्टी करते थे, उनको नहीं देते थे। कभी मैंने उनको लोन नहीं दिया, और वो बहुत बड़े फिर फ्रॉड करके भारत से बाहर निकल गए। तो ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जाके सप्लायर से बात करिए, उनके वेंडर से बात करिए, हो सके तो जो लोग उनके साथ काम करते हैं। ये बहुत जरूरी होता था क्रेडिट में पता करना लोन देने से पहले कि इनका मंसूबा क्या है। और ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये जजमेंट के साथ आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है। कंज्यूमर में हम क्या करते हैं, स्कोरिंग बना देते हैं, एल्गोरिथम करता है कि भाई दीप की प्रोफाइल का कोई है, इतनी नौकरी है, इतना सैलरी है, ये है, इस पिन कोड में रहते हैं, क्रेडिट कार्ड दे दो। एंड वहां पे 2-3% का लॉस रेट रहेगा, वो एल्गोरिथम होता है। बट जो कॉर्पोरेट में है वहां मिलके करना, और ये कैश फ्लो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता था अनिल जी। बिल्कुल। तो कैश फ्लो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर का कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कोलैटरल नहीं देखिए, और भी चीजें होती है जिस पर आपको ये जजमेंट करना होता है। बट हाँ, नाम में क्या रखा है, नया ड्रामा वहां पर आपने बनते हुए देखा।